हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका एडी लर्निंग एकेडमी में। अंजू, आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारी हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला चल रही है उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है आधुनिक काल। आधुनिक काल एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे अक्सर कर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और आपको काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि आधुनिक काल के अंतर्गत कई टॉपिक आते हैं जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, नई कविता, छायावादोत्तर युग, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं। और आधुनिक काल के अंतर्गत हमने अब तक आपको भारतेंदु युग हमने आपको पढ़ा दिया है, जिसमें मैंने कंप्लीट थ्योरी और महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर भारतेंदु युग के आपको करा दिए हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि भारतेंदु युग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेंगे। और आज का जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें मैंने आपको एक क्लास इसकी करा दी है। मैंने कंप्लीट थ्योरी उसमें कराई है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो द्विवेदी युग की आप वो भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। इसलिए आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए थ्योरी की क्लास आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने कंप्लीट थ्योरी उसमें कराई है। आज हम जो क्लास लेकर आए इसमें हम द्विवेदी युग से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर आपको कराने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर उठाए हैं और कुछ आने की जो संभावना है वे मैंने लिए हैं। आज ये क्लास कंप्लीट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आपके एग्जाम की दृष्टि से। इस सीरीज से एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए, क्लास अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने भाई बहन अपने फ्रेंड्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर हम द्विवेदी युग की बात करें, द्विवेदी युग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे अक्सर कर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और आपको काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। इसके समय सीमा की बात करें, 1900 से 1918 इसके समय सीमा माना जाता है। कहीं कहीं आपको इसका समय 1900 से 1920 भी इसका समय आपको दिया होता है। तो अगर आपको एग्जाम में 1900 से 1918 दिया है, ये भी आपका सही है, और ये आ जाए तो ये भी आपका सही है। तो आप ये भी ध्यान रखते हुए चलना है। और ये डिटेल से मैंने आपको ये टॉपिक डिटेल से पिछली वीडियो में पढ़ाया है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? मैथिली शरण गुप्त, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राधा कृष्ण दास। आपको बताना है कि सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन रहे हैं। अगर हम सरस्वती पत्रिका की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के यशस्वी क्या रहे, संपादक रहे। अगर हम इनके संपादन की बात करें, इन्होंने इसका संपादन कब तक किया है? इसके संपादक रहे हैं 1903 से 1920 तक क्या रहे हैं, सरस्वती पत्रिका के क्या रहे, संपादक भी रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगर हम द्विवेदी युग की बात करें तो इसका नामकरण इनके नाम पर ही किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, नामकरण किसके, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इन्हें द्विवेदी युग का कर्णधार, द्विवेदी युग का कर्णधार, द्विवेदी युग का युग विधायक भी इन्हें कहा जाता है। युग विधायक भी कहा जाता है। तो आप ये भी नोट करते हुए चलिएगा। और इसका नामकरण भी इन्हीं के नाम पर किया गया है। मैथिली शरण गुप्त की बात करें, इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है भारत भारती, जो एक क्रांतिकारी रचना रही है, भारत भारती। और इसी पर महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की भी उपाधि दी थी। श्याम सुंदर दास और राधा कृष्ण दास की बात करें, ये भी सरस्वती पत्रिका मंडल के क्या रहे, सदस्य रहे हैं। कहा जाता है कि जो श्याम सुंदर दास हैं वे सरस्वती पत्रिका के प्रथम क्या माने जाते हैं, संपादक माने जाते हैं। तो आप ये भी नोट करते हुए चलिएगा। आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाले, एक क्वेश्चन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले हैं। तो इसलिए जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आप अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है? नाथूराम शंकर, गया प्रसाद सनई, राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है? कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है। तो ये क्या है, एक उपन्यास है। ये भी आप नोट करते हुए चलिएगा। तो किसके द्वारा लिखा गया है ठेठ हिंदी का ठाठ? इसके रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। हरिओद की इन्हें उपाधि मिली हुई थी। और इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं वैदेही वनवास, वैदेही वनवास, वैदेही वनवास।
प्रिय प्रवास इनका खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास मोस्ट इंपोर्टेंट इनका प्रिय प्रवास है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये भी आप नोट करते हुए चलिएगा। नाथुराम शंकर की बात करें, गर्भरंडा रहस्य इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। गर्भरंडा रहस्य, गर्भरंडा रहस्य, गर्भरंडा रहस्य। गया प्रसाद स्नेही की बात करें, प्रेम पचीसी, प्रेम पचीसी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। राम नरेश त्रिपाठी की बात करें, पथिक, पथिक इनकी रचना है। पथिक मिलन, पथिक मिलन इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, ये भी आप नोट करते हुए चलिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से भारत भारती के रचयिता कौन है? मुकुटधर पांडे, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, रामचंद्र शुक्ल। आपको बताना है कि भारत भारती के रचयिता कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम भारत भारती की बात करें तो भारत भारती क्या है? एक क्रांतिकारी रचना रही है, क्रांतिकारी रचना। ये क्या रही है? क्रांतिकारी रचना रही, जिस पर ये रचना किसकी है? ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जिस पर महात्मा गांधी ने इन्हें क्या दी थी? राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। किसके द्वारा? राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मैथिली शरण गुप्त को किस रचना पर महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी? तो ये महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी। महात्मा गांधी द्वारा भारत भारती पर इन्हें क्या दी गई थी? राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई थी। तो आप ये भी ध्यान रखते हुए चलिएगा। अगर हम मुकुटधर पांडे की बात करें, अगर हम मैथिली शरण गुप्त की बात करें, अन्य रचनाओं की बात करें, पंचवटी, यशोधरा इन्हीं की रचना है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। पंचवटी, यशोधरा, यशोधरा, पंचवटी, यशोधरा भी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आप ये भी नोट करते हुए चलिएगा। रामचंद्र शुक्ल की बात करें, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, ये इनकी रचना है रामचंद्र शुक्ल की। मुकुटधर पांडे की बात करें, मुकुटधर पांडे की रचना है कानन कुसुम, कानन कुसुम, कानन कुसुम इन्हीं की रचना है। श्रीधर पाठक की बात करें, बाल विधवा, ये भी आप नोट करते हुए चलिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? काव्य मंजूषा, प्रिय प्रवास, साकेत, गर्भरंडा रहस्य। आपको बताना है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आप ये भी नोट करते हुए चलिएगा। बताइए खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो अगर हम प्रथम खड़ी बोली का महाकाव्य की बात करें तो वह है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास की बात करें, इसकी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा कब की गई थी? 1914 में, 1914 में। प्रिय प्रवास में कितने सर्ग है? इसमें 17 सर्ग है। क्या है? 17 सर्ग है। जैसे रामचरितमानस में पूछ लेते हैं कितने, उसमें क्या है? कांड है, उसमें 7 कांड है, और इसमें क्या है? सर्ग है। तो इसमें कितने सर्ग है? 17 सर्ग है। और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का क्या है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास को। आप ये भी नोट करते हुए चलिएगा। काव्य मंजूषा की बात करें, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ये भी आप नोट करते हुए चलिएगा। साकेत की बात करें, मैथिली शरण गुप्त, मोस्ट इंपोर्टेंट है मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। गर्भरंडा रहस्य की बात करें, नाथुराम शंकर, नाथुराम शंकर की रचना है गर्भरंडा रहस्य, ये भी आप नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट हमारा, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, राम नरेश त्रिपाठी। आपको बताना है कि खड़ी बोली के प्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं। अगर हम खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि की बात करें तो माने जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, क्योंकि इनके द्वारा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य लिखा गया प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास किसके द्वारा लिखा गया है? जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा ही लिखा गया। हरिओद की इन्हें क्या दी गई थी? उपाधि दी गई थी। और इनकी अन्य रचना की बात करें, वैदेही वनवास,
वैदेही वनवास, वैदेही वनवास इन्हीं की रचनाएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें, सूरदास, चिंतामणि, रश्मिमानसा, ये इन्हीं की रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें, कुटुज, कल्पलता इन्हीं की रचनाएं। राम नरेश त्रिपाठी की बात करें, पथिक, स्वप्न, मिलन इन्हीं की रचनाएं। ये भी आप नोट करते हुए चलिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम अवध द्विवेदी या शांति प्रिय द्विवेदी? आपको बताना है। ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आप जितने स्टार लगाना चाहो लगा सकते हो और आगे भी आने की संभावना है इस क्वेश्चन की। और कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है बताइए, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? अगर हम द्विवेदी युग के नामकरण की बात करें तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? द्विवेदी युग पड़ा है। और इन्हें द्विवेदी युग का क्या माना जाता है? कर्णधार भी इन्हें माना जाता है। द्विवेदी युग का कर्णधार भी, युग विधायक भी इन्हें ही माना जाता है। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें, रसज्ञ रंजन, नैषिध्य चरित चर्चा, नाट्यशास्त्र सभी इन्हीं की रचनाएं। रसज्ञ रंजन, नाट्यशास्त्र भी इन्हीं की रचनाएं। नाट्यशास्त्र भी इन्हीं की रचनाएं। महावीर प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें, अशोक के फूल इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। अशोक के फूल इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। ये भी आप नोट करते हुए चलिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? राय कृष्णदास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाबू श्याम सुंदर दास, रघुवीर सिंह? आपको बताना है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं बताइए? तो ये माने जाते हैं बाबू श्याम सुंदर दास। ये आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास इनके द्वारा लिखा गया है। हिंदी भाषा का विकास, रूपक रहस्य, नीति शिक्षा, ये सभी किसके द्वारा लिखे गए? बाबू श्याम सुंदर दास के। अगर वही राय कृष्णदास की बात करें, साधना इनकी रचना है। साधना संलाप इन्हीं की रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात करें, उसने कहा था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसने कहा था, कितनी बार एग्जाम में पूछी गई है, उसने कहा था। बाबू रघुवीर सिंह की बात करें, सप्तद्वीप रघुवीर सिंह की रचना है। तो हमारा आंसर क्या है? बाबू श्याम सुंदर दास आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, गया प्रसाद शुक्ल सनई, भवानी प्रसाद मिश्र, महादेवी वर्मा? आपको बताना है, कभी कभी यहाँ पर नहीं भी पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से द्विवेदी युग का कवि नहीं है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसमें बताया है कि इसमें से द्विवेदी युग का कवि कौन सा है। तो हमारा आंसर है गया प्रसाद शुक्ल सनई, ये द्विवेदी युग के क्या है? कवि है। अगर हम इनकी रचना की बात करें, प्रेम पचीसी, कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है इनकी। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, प्रेम पचीसी, कृषक क्रंदन भी इनकी रचना मोस्ट इंपोर्टेंट है। कृषक क्रंदन आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें, ये भारतेंदु युग के कवि है और भारतेंदु युग इन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग का नाम पड़ा है। भारतेंदु युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा है। अगर हम भवानी प्रसाद मिश्र की बात करें, ये प्रगतिवादी युग के कवि है। हम ये भी पढ़ेंगे, प्रगतिवादी युग के कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। महादेवी वर्मा की बात करें, छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती है महादेवी वर्मा। इसके बारे में भी हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे जब हम छायावाद पढ़ेंगे, तो आप ये भी नोट करते हुए चलिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4 या 5? बताइए, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? तो हिंदी साहित्य के कालखंडों की बात करें, इसे 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। किन किन में? आदिकाल, भक्तिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये आप नोट करते हुए चलिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जयद्रथ वध किसकी रचना है? अमृतलाल नागर, जैनेन्द्र कुमार, मैथिली शरण गुप्त, बाबू गुलाब राय। आप ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जयद्रथ वध किसकी रचना है? आपको ये बताना है। अगर हम जयद्रथ वध की बात करें तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है और इनकी अन्य रचना है भारत भारती। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है इनकी, एक क्रांतिकारी रचना रही है भारत भारती। ये भी आप नोट करते हुए चलिएगा। तो जयद्रथ वध किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अमृतलाल नागर की बात करें, मानस का हंस। जैनेन्द्र कुमार की बात करें, सुनीता। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सुनीता, कितनी बार एग्जाम में पूछी जाती है इनकी रचना सुनीता। परख, त्यागपत्र, इन्हीं की रचना है। बाबू गुलाब राय की बात करें, मेरी यह सफलता। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेरी यह सफलता, कितनी बार एग्जाम में पूछी गई है, ये भी आप अपने नोटबुक में नोट करते चलेगा। मेरी यह सफलता है, ये भी आप नोट करते हुए चलिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। फ्रेंड्स, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सके। तो इसलिए आपका भी फ़र्ज़ बनता है, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दिया कीजिए। आप लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, निम्न पंक्ति किस रचना से ली गई है? आपको बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये पंक्तियाँ पूछी जाती है, कभी कभी इसके लेखक पूछ लेते हैं और कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि ये पंक्तियाँ किस रचना से ली गई है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये पंक्तियाँ किस रचना से ली गई है, कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। तो निम्न पंक्तियाँ किस रचना से ली गई है? तो ये रचना यशोधरा रचना से ली गई है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। कभी कभी आपसे ये पंक्तियाँ दे देगा और आपसे राइटर भी पूछ लेता है। मैथिली शरण गुप्त, इसकी रचना कब की थी? यशोधरा की रचना 1932 में इसकी रचना की गई और ये पंक्तियाँ यशोधरा से ली गई है। इरावती की बात करें, इसकी रचना 1938 में किसके द्वारा की गई? जयशंकर प्रसाद की रचना है इरावती। कुकुरमुत्ता की बात करें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये निराला की रचना है कुकुरमुत्ता। इसकी रचना कब की गई? 1942 में। हिंदी कालिदास की समालोचना, इसके लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप ये भी द्विवेदी नोट करते हुए चलेगा, द्विवेदी। तो हमारा आंसर है यशोधरा से ये पंक्तियाँ ली गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहित्य समाज का दर्पण है, निम्न कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आप जितने स्टार लगाने चाहो इस लगा सकते हो और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और आने की भी संभावना है। साहित्य समाज का दर्पण है, ये कथन किसका है? अगर हम इसकी बात करें, ये कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है। अगर हम इनकी बात करें, ये सरस्वती पत्रिका के क्या रहे हैं? संपादक भी रहे हैं। कब से कब तक रहे हैं? ये 1903 से 1920 तक ये सरस्वती पत्रिका के क्या रहे? संपादक भी रहे हैं। अगर हम इनकी रचना की बात करें, नैषधीय चरित्र चर्चा भी इनकी रचना है।
नेसदीय चरित चर्चा इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं। साहित्य लाभ भी इन्हीं की रचनाएं। साहित्य लाभ ये भी इन्हीं की रचनाएं। आप ये भी नोट करते हुए चलिएगा। जयशंकर प्रसाद की बात करें, आंसू, लहर, झरना इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है जयशंकर प्रसाद की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें, अनामिका, परिमल इन्हीं की रचना है। अनामिका, परिमल किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। तो साहित्य समाज का दर्पण है, किसका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी, कुल वल्लभ की प्रभा। निम्न पंक्ति किसके द्वारा रचित है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरदार पूर्ण सिंह। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं एग्जाम की दृष्टि से। आपको बताना है कि ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है। कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी, कुल वल्लभ की प्रभा। निम्न पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो ये पंक्तियां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की ये पंक्तियां हैं। और ये कहाँ से ली गई, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये पंक्तियां प्रिय प्रवास से ली गई है। प्रिय प्रवास से ली गई है, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, उससे पंक्तियां ली गई है। और कितने सर्ग है इसमें? 17 सर्ग है। ये भी आप नोट करते चले गए। कभी कभी सर्गों से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें, रसज्ञ रंजन इनकी रचनाएं। रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें, अंधेर नगरी, चौपट राजा। मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है इनकी, अंधेर नगरी। सरदार पूर्ण सिंह की बात करें, सच्ची वीरता इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। सच्ची वीरता ये भी आप नोट करते हुए चलिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए। आपको रचना दी गई है और उनके रचनाकार दिए गए। बताइए आप कौन सी रचना किस रचनाकार की है? प्रिय प्रवास जयशंकर प्रसाद, साकेत दिनकर, कामायनी मैथिली शरण गुप्त, कुरुक्षेत्र हरिओद। बताइए कौन सी रचना किस रचनाकार की है? तो अगर हम प्रिय प्रवास की बात करें, तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है प्रिय प्रवास। तो ए का डी। साकेत की बात करें, साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। कामायनी की बात करें, जयशंकर प्रसाद की रचना है। दिनकर की बात करें, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? दिनकर की रचना है। तो हमारा अगर हम एक की बात करें तो हमारा डी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कट गया। आप ऐसे भी देख सकते हैं। आपका टाइम एग्जाम में आपको अपना 1-1 मिनट बचाना है, तो आपको 2 ऑप्शन तो आपके कट हो गए। तो एक का क्या है आपका? डी। अगर बी की बात करें, 2 का हमारा क्या है? आपका सी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 का सी, 2 का सी। तो आपका पहला ही आंसर ऐसे ही सही होने वाला है। तो आप ये भी ऐसे भी आप अपना टाइम बचा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए का डी और 2 का सी इनमें यहाँ पर 1 में ही है। आपको अगर एक भी या 2 आपकी रचना याद है तो आप अपना समय बचा सकते हैं। आप ऐसे भी अपना क्वेश्चन सही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनीकांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था, निम्नलिखित में से कौन है? आपको बताना है कि द्विवेदी युग का कौन सा साहित्यकार है जिसे कविता कामिनीकांत, भारतेंदु प्रगेंदु और साहित्य सुधाकर की उपाधियों से विभूषित किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाथुराम शर्मा शंकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांस्कृत्यायन। आपको बताना है कि बताइए। ऐसा कौन सा कवि है जिसे इन उपाधियों से विभूषित किया गया था? तो हमारा आंसर है नाथुराम शर्मा शंकर। इन्हें क्या कहा गया है?
कविता कामिनीकांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर की उपाधियों से नाथूराम शर्मा शंकर को विभूषित किया गया है। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें, इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है गर्भरंडा रहस्य। इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है गर्भरंडा रहस्य। गर्भरंडा रहस्य इनकी रचना है। शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व, ये सभी इनकी रचना है। शंकर सरोज और शंकर सर्वस्व भी इन्हीं की रचना है। ये भी आप नोट करते हुए चलिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना की बात करें, अशोक के फूल, कुटुज, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है इनकी अशोक के फूल। अशोक के फूल कितनी बार एग्जाम में पूछी गई है, अशोक के फूल। कुटुज भी इन्हीं की रचना है, अशोक के फूल। रामवृक्ष बेनीपुर की बात करें, गेहूं बनाम गुलाब, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है इनकी गेहूं। एक सेकेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाथूराम शंकर की रचना कौन कौन सी है, गर्भरंडा रहस्य और शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व, इन्हीं की रचना है। गर्भरंडा रहस्य में गर्भरंडा रहस्य और शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व भी इन्हीं की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है इनकी अशोक के फूल, और ये कितनी बार एग्जाम में पूछी गई है, अशोक के फूल। अशोक के फूल, कुटुज भी इन्हीं की रचना है। रामवृक्ष बेनीपुरी की बात करें, इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है गेहूं बनाम गुलाब। गेहूं बनाम गुलाब कितनी बार एग्जाम में पूछी गई है, गेहूं बनाम गुलाब, किसकी है, रामवृक्ष बेनीपुरी की। राहुल सांकृत्यायन की बात करें, वोल्गा से गंगा, यात्रा के पन्ने। वोल्गा से गंगा इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, वोल्गा से गंगा। आप ये भी नोट करते हुए चलिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, किसकी साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जो प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या प्रगतिवादी युग। आपको बताना है कि किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जो प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। बताइए किस युग में देखते हैं, तो हमारा आंसर है द्विवेदी युग। अगर हम द्विवेदी युग की बात करें, द्विवेदी युग का जो समय रहा है वो 1900 से 1918 या 1900 से 1920 का समय ईस्वी माना जाता है। यह आप नोट करते हुए चलिएगा। और इसका जो नामकरण हुआ है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। नामकरण किसके नाम पर हुआ है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है द्विवेदी युग का। भारतेंदु युग की बात करें, भारतेंदु युग का जो समय रहा है वो 1800 से 50। इसका समय सीमा कहीं कहीं आपको 1868 भी देखने को मिल जाएगा, 1857 भी आपको देखने को मिल जाता है भारतेंदु युग का। तो आप यहाँ भी देखते हैं। और इसका जो नामकरण हुआ है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग का नाम पड़ा है। वहीं छायावादी युग की बात करें, 1920 से 1936 का जो समय रहा है, 1920 से 1936 का जो समय रहा है वो किसका रहा है, छायावादी युग का समय रहा है। वही प्रगतिवाद युग की बात करें, 1936 से 1943 ईस्वी आपको समय किसका रहा है, प्रगतिवाद युग का रहा है। आप ये नोट करते हुए चलेगा। तो हमारा आंसर है द्विवेदी युग। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत से कंटेंट लेकर आते हैं तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन से आपके 6 से 7 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन रहे हैं। तो आज की क्लास से आपके 30 क्वेश्चन में से आपके 100+ क्वेश्चन आपके यहाँ से बन रहे। तो आप ये भी देखते हुए चलेगा। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खड़ी बोली का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है। साकेत, भैरवी, प्रियप्रवास, नैषधीय चर्चा। आपको बताने एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के कितनी बार पूछ लेता है एग्जामिनर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूछा गया है कि खड़ी बोली का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है। ऐसे पूछ लेता है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो आप ये भी ध्यान रखते चलिएगा। तो हमारा आंसर है प्रियप्रवास। प्रियप्रवास की बात करें, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का ये क्या रहा है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य रहा है। और इसकी रचना 1914 में की गई थी और 17 सर्गों में इसे विभाजित किया गया था। 17
सर्गों में से विभाजित किया गया था। और ये क्या है, एक प्रबंध महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, प्रबंध क्या है, काव्य है। और प्रिय प्रवास की बात करें, इसे सर्वप्रथम किस नाम से जाना जाता था, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ब्रजांगना विलाप, ब्रजांगना विलाप, इसका क्या था, विलाप। तो इसका पूछ लेते हैं कि सर्वप्रथम प्रिय प्रवास का नाम क्या था, ब्रजांगना विलाप था। तो ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। अगर महिम साकेत की बात करें तो ये रचना किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है, साकेत। भैरवी की बात करें, सोहनलाल द्विवेदी, भैरवी। नैषधीय चरित चर्चा की बात करें, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है नैषधीय चरित चर्चा। तो आप ये भी नोट करते हुए चलिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विवेदी युग का एक और अन्य नाम क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। आप यहाँ पर जितने स्टार लगाने चाहो लगा सकते हो। ये भी क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। बताइए, द्विवेदी युग का एक और अन्य नाम क्या है, गद्य काल, संधि चारण काल, जागरण सुधार काल या स्वर्ण काल। अगर हम द्विवेदी युग के अन्य नाम की बात करें तो द्विवेदी युग का जो अन्य नाम रहा है वो क्या रहा है, जागरण सुधार काल। और ये किसके द्वारा दिया गया है, डॉक्टर नागेंद्र द्वारा इसे क्या कहा है, जागरण सुधार काल की संज्ञा दी गई है, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। गद्य काल की बात करें, गद्य काल आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी गई है। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा आधुनिक काल को गद्य काल कहा गया है। संधि चारण काल की बात करें तो आदि काल को राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है, संधि चारण काल कहा है। आदि काल को क्या कहा गया है, संधि चारण काल कहा गया है राम कुमार वर्मा द्वारा। वहीं स्वर्ण काल की बात करें तो भक्ति काल को कितनी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, अभी ये नोट करते हुए चलिएगा। ये जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा गया है। ये भी क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा, द्विवेदी युगीन साहित्य में से किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है। आपको बताने हैं कि साहित्यिक प्रवृत्तियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं रही है, गद्यात्मकता, वैचारिकता, काव्यात्मकता या इतिवृत्तात्मकता। बताइए कौन सी द्विवेदी युग की प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं रही है। तो आंसर है हमारा काव्यात्मकता की क्या नहीं रही है, इसमें प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं रही है। अगर हम काव्य की बात करें तो ब्रज भाषा जो काव्य की भाषा रही है वो किस में रही है, भारतेंदु युग में रही है। तो आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। तो अगर हम द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रवृत्ति की बात करें, इसमें आपको गद्यात्मकता भी देखने को मिली है, वैचारिकता भी और इतिवृत्तात्मकता भी आपको देखने को मिली है। लेकिन इसमें क्या प्रमुख नहीं रहा है, कौन सी इसकी प्रवृत्ति नहीं रही है, वो काव्यात्मकता इसकी प्रमुख प्रवृत्ति नहीं रही है द्विवेदी युग की। आप ये नोट करते हुए चलिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित रचनाओं में से राजपूती आन की कथा है, जयद्रथ वध, रंग में भंग, भारत भारती या किसान। आपको बताना है राजपूती आन की कथा किस रचना में है। अगर हम राजपूती आन की बात करें तो ये रंग में भंग रचना में है। और रंग में भंग रचना किसकी है, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जयद्रथ वध भी इन्हीं की रचना है, भारत भारती भी इन्हीं की रचना है। भारत भारती पर महात्मा गांधी ने इन्हें क्या कहा है, राष्ट्र कवि की इन्हें उपाधि दी थी भारत भारती रचना पर। और भारत भारती कैसी रचना है इनकी, एक क्रांतिकारी रचना रही है। किसान भी इन्हीं की रचना है। तो आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से, ये पंक्तियां कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। मुकुट मस्तक था सिखी पक्ष का, मधुरिमा में था बहु मंजू था, असित रत्न समान सुरंजिता, सतत थी जिसकी वर चंद्रिका। निम्न पंक्ति किस रचना से ली गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है कि मुकुट मस्तक था सिखी पक्ष का, मधुरिमा में था बहु मंजू था,
असित रत्न समान सुरंजिता सतत थी जिसकी वर चंद्रिका। निम्न पंक्ति किस रचना से ली गई? मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है और एग्जाम में पूछी गई पंक्तियां है, तो आपको बताना है कि ये पंक्तियां किस रचना से ली गई है। अगर हम इस पंक्तियों की बात करें तो ये किस रचना से ली गई है? ये प्रिय परिवास रचना से ली गई है और ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। क्या माना जाता है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रिय परिवास को। महाकाव्य माना जाता है और ये 17 सर्गों में इसे विभाजित 17 सर्ग इसमें है, 17 सर्ग। और ये अयोध्या सिंह हरिओद की का क्या है? प्रथम खड़ी बोली का महाकाव्य है। और अयोध्या सिंह हरिओद को क्या कहा जाता है? कवि सम्राट भी नहीं कहा जाता है। कवि सम्राट की उपाधि भी किसे दी गई है? इन्हें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को दी गई है। और अगर हम इनकी बात करें, इन्हें प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी सम्मानित किया गया था। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से भी इन्हें क्या किया गया? प्रिय प्रवास के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। अगर हम कामायनी की बात करें, जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। ईदगाह की बात करें, प्रेमचंद। ईदगाह किसकी है? प्रेमचंद की रचना है। मंत्र भी प्रेमचंद की रचना है। चिंतामणि की बात करें, रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। तो हमारा आंसर है ये पंक्ति किससे ली गई? प्रिय परिवास से ली गई है। और ये खड़ी बोली का प्रिय परिवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। 17 इसमें सर्ग है। हरिओद इसके रचयिता है और हरिओद को कवि सम्राट की उपाधि भी दी गई है। और प्रिय परिवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी सम्मानित किया गया है। आप ये सभी क्वेश्चन आप नोट करते हुए चलेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफ़ी योगदान दिया? संस्कृत भाषा, पाली भाषा, ब्रज भाषा या प्राकृत भाषा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफ़ी योगदान दिया है। तो हमारा आंसर है ब्रज भाषा को इन्होंने उतारकर। अगर हम ब्रज भाषा की बात करें तो भारतेंदु युग में ब्रज भाषा जो काव्यगत भाषा रही है वो ब्रज भाषा रही है। लेकिन अगर हम द्विवेदी युग की बात करें, द्विवेदी युग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा खड़ी बोली का क्या रहा है? खड़ी बोली का ही प्रचार प्रसार रहा है। इनकी रचनाओं में आपको खड़ी बोली देखने को मिली है। तो द्विवेदी युग में जो प्रतिष्ठित जो रही है वो क्या रही है? खड़ी बोली रही है। तो इन्होंने कविता की सिंहासन से किसे उतारा है? ब्रज भाषा को उतारा है। तो आप ये भी नोट करते हुए चलिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। उपयुक्त पंक्ति भारत भारती के किस खंड से ली गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियाँ है और आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है और जितने स्टार आप इस पर लगाना चाहो लगा सकते हो। आपको बताना है कि किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। उपयुक्त पंक्ति भारत भारती के किस खंड से ली गई है? आपको इतनी ये पंक्तियाँ दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि किस रचना से ये पंक्तियाँ ली गई है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ बन गया। ये किससे ली गई? भारत भारती से ली गई है। आपको यहाँ पूछा गया कि ये भारत भारती के किस खंड से ली गई है? वर्तमान खंड, भविष्य खंड, अतीत खंड या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये पंक्तियाँ भविष्य खंड से ली गई है। अगर हम इसकी बात करें, भारत भारती की रचना किसके द्वारा की गई थी? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा की गई थी। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा इसकी रचना की गई भारत भारती की। और इन्हें प्रथम राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्रकवि भी किसे कहा जाता है? यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि प्रथम राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। इनके उपनाम की बात करें, मैथिली शरण गुप्त का उपनाम है मधुप, रसिक बिहारी, ऋषिकेश इनका नाम है। उपनाम मधुप, रसिक बिहारी, ऋषिकेश इनका
क्या है, उपनाम है। अगर हम भारत भारती की बात करें, इसे मुख्य 3 खंडों में विभाजित किया गया है। किस किस में? वर्तमान खंड, भविष्य खंड और अतीत खंड। ये तीनों खंड किसके हैं? भारत भारती रचना से के हैं। और भारत भारती रचना को आधुनिक युग की गीता भी कहा गया है। उमा शंकर जोशी ने क्या कहा है? भारत भारती को क्या कहा है उमा शंकर जोशी ने? आधुनिक युग की गीता। आधुनिक आधुनिक युग की गीता किसने कहा है? उमा शंकर जोशी ने। किसने कहा है? उमा शंकर जोशी द्वारा कहा गया है। उमा शंकर जोशी ने क्या कहा है? इसे आधुनिक युग की गीता भी कहा है, भारत भारती रचना को। आप ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा सकते हैं अपने नोटबुक में, और सारे ये पॉइंट आप नोट करते हुए चलिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, मूक नायक पत्र का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ? 1930, 1927, 1920 या 1928 में? बताइए, मूक नायक पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? अगर हम मूक नायक पत्र की बात करें तो ये पत्र किसका है? ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पत्र है। बाबा साहब भीमराव, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ये पत्र है। और ये किस वर्ष प्रकाशन हुआ इसका? 1920 में। अगर हम 1930 की बात करें, जनता पत्र का प्रकाशन किया गया। 1927 की बात करें, बहिष्कृत भारत का प्रकाशन हुआ। 1928 की बात करें, समता। और ये भी किसके पत्र हैं? ये भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पत्र हैं। आप ये भी नोट करते हुए चलिएगा। इनका प्रकाशन भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? जयद्रथ वध, भारत भारती, साकेत या पथिक? आपको बताना है कि मैथिली शरण गुप्त की इनमें से रचना कौन सी नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन आपको बड़े ध्यान से देखते हुए चलना है। आपको बताना है कि इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है। तो हमारा आंसर है पथिक, ये इनकी रचना नहीं है। अगर हम इसकी बात करें तो आप बताइए ये रचना किसकी है? तो ये रचना किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की। राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। इसकी रचना कब की गई? 1920 में राम नरेश त्रिपाठी द्वारा की गई। जयद्रथ वध की बात करें, इसकी रचना 1910 में किसके द्वारा की गई? मैथिली शरण गुप्त के। भारत भारती की 1912 में। और महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रकवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती पे दी गई, और ये कहती है क्रांतिकारी रचना रही है। साकेत की बात करें, 1931 में इसकी रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा की गई। तो हमारा आंसर क्या है? पथिक इनकी रचना नहीं है। पथिक राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। आप ये भी नोट करते हुए चलिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है? इतिवृत्तात्मकता, श्रृंगार प्रियता, लाक्षणिकता, प्रबंधात्मकता। आपको बताने है कि द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं कौन कौन सी है? ए और सी, ए और डी, बी और सी या ए और बी? बताइए। तो हमारा आंसर है ए और डी। इतिवृत्तात्मकता और प्रबंधात्मकता ये क्या रही है? द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता रही है। श्रृंगार प्रियता और लाक्षणिकता ये इसकी कविताओं की विशेषता नहीं रही है। तो हमारा आंसर क्या है? ए और डी। ऑप्शन है हमारा बी सही है, ए और डी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। उक्त कथन किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। कथन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिंदी साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। उक्त कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या जयशंकर प्रसाद? बताइए ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है। अगर हम इनकी रचना की बात करें, चिंतामणि, सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सभी किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। डॉक्टर नगेंद्र की बात करें, वनमाला, छंदमयी, इनकी रचना है। वनमाला, छंदमयी इन्हीं की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें, अशोक के फूल,
अशोक के फूल। जयशंकर प्रसाद के बाद आंसू लहर, कामायनी, झरना सभी इन्हीं की रचनाएं। आंसू लहर, आंसू लहर, झरना, कामायनी, ये सब किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो हमारा आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन काव्य धारा में लक्षित नहीं होती? काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का अधिकाधिक प्रयोग, प्रबंध, मुक्तक, प्रगति प्रवृत्ति, सभी काव्य रूपों का प्रचलन, हास्य व्यंग्य पूर्ण कविता की प्रचुरता या आदर्शवादिता और नैतिकता पर बल। आपको बताना है कि कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन काव्य धारा की प्रवृत्ति नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन आपको बड़े ध्यान से देखते हुए करना है, क्योंकि इनकी गलत होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। तो ऐसे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको। तो ऑप्शन हमारा क्या है? जो द्विवेदी युग की काव्य धारा की लक्षित जो नहीं रही है प्रवृत्ति, वो क्या रही नहीं रही है? हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। हास्य व्यंग्य रचनाएं आपको कहाँ पर देखने को मिली है? भारतेंदु युग में मिली है। उनकी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं, बकरी विलाप, बंदर सभा, ये क्या रही है? हास्य व्यंग्य रचना आपको कहाँ पर देखने को मिली है? ये आपको भारतेंदु युग में देखने को मिली है। लेकिन द्विवेदी युग काव्य धारा में लक्षित ये नहीं रही है प्रवृत्ति इनकी। तो हमारा ऑप्शन सी इसमें सही है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। निम्न पंक्तियों के रचनाकार कौन है? अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त या महावीर प्रसाद द्विवेदी। बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, और कई बार एग्जाम में पूछी गई पंक्तियां हैं कि आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरी ग्रहण संकोच नहीं। निम्न पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो हमारा आंसर है श्रीधर पाठक द्वारा ये पंक्तियाँ लिखी गई। और ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये पंक्तियाँ इनकी एकांतवासी योगी से ली गई है। एकांतवासी योगी रचना से ली गई है, श्रीधर पाठक की रचना। मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है और एग्जाम में पूछी गई है। अंबिका दत्त व्यास की बात करें, पावस पचासा इनकी रचना है। पावस पचासा। मैथिली शरण गुप्त की बात करें, रंग में भंग, मैथिली शरण गुप्त। महावीर प्रसाद द्विवेदी, काव्य मंजूषा। ये भी आप नोट करते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समालोचना दर्श के शीर्षक से एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? वियोगी हरि, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक या हरिओद। आपको बताना है कि समालोचना दर्श मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आपको बताना है समालोचना दर्श के शीर्षक से एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? अगर हम समालोचना दर्श के शीर्षक की बात करें तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। और इसका पद्य में अनुवाद इन्होंने किया है। कब किया है? इन्होंने पद्य में इसका अनुवाद 1897 ईस्वी में किया है। और इन्होंने पद्यात्मक क्या किया है? इसका अनुवाद किया है। पद्यात्मक क्या किया है? इन्होंने अनुवाद किया है। तो अभी ये भी नोट करते हुए चलेगा। वियोगी हरि की बात करें, प्रेम शतक इनकी रचना है। वियोगी हरि, प्रेम शतक। श्रीधर पाठक की बात करें, श्रीधर पाठक की वनाष्टक। हरिओद की बात करें, वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास। इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है वैदेही वनवास। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगर आपने हमारी वीडियो ध्यान से देखी तो आप इसका आंसर जरूर देंगे हमारे कमेंट बॉक्स में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? अशोक के फूल, नेसिद चरित चर्चा, नील देवी, चिता के फूल। इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपने हमारी वीडियो ध्यान से देखी है तो आप इसका आंसर सही से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वे भी हमें आप दे सकते हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का कंटेंट आपके लिए काफ़ी सारा था और काफ़ी
बड़ी भी क्लास आज की हो गई है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर रह गए हैं वे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो आप सभी क्वेश्चन को बड़े ध्यान से ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।